तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज नए वीक की शुरुआत, पहला दिन मंडे। लास्ट वीक थोड़ा हेक्टिक था, बहुत सारे शूट भी थे, लेकिन कहानी लगातार जारी थी। बल्कि मैंने दिल्ली से बाहर था तब भी आपको कहानी सुनाई। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हालांकि बाहर जाने में बहुत सारे लोग जो क्राइम तक फैमिली के मेम्बर, उनसे मुलाकात करने का भी मौका मिला, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, और बड़ा अच्छा लगा। अब आज की कहानी पर सीधे आते हैं। मैंने इसी क्राइम तक में आपको बहुत सारे अलग अलग देशों की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो जासूस हैं, उनकी कहानी सुनाई, ताकि वो जैसे अपनी भारत की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNW, पाकिस्तान की ISI, अमेरिका की CIA, इजरायली मोसाद, रशियन KGB, ब्रिटेन का MI6, तो हर देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियां होती हैं। और उसकी वजह यह है कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है, ताकि दुश्मन देश या दूसरा देश क्या कर रहा हो, उनके खिलाफ क्या साजिश रच रहा है, ये जानना ज़रूरी है। अब जब जासूसी होती है तो ये बड़ी सीक्रेसी के साथ होती है, बहुत ही इसको खुफिया तरीके से इसकी सारी इनपुट्स इंफॉर्मेशन को रखी जाती है। लेकिन अगर दुनिया के 5 देश अच्छे खासे, एक दो उनमें सुपर पावर, एक जिसने दुनिया में इतने देशों पर हुकूमत की, 5 देश ये सोचें कि चलो हम लोग भी एक जासूसी एजेंसी बनाते हैं, एक सीक्रेट सर्विस टाइप, और हम आपस में शेयर करेंगे सिर्फ, तो उसमें कई बार ख़तरा भी होता है। पता नहीं कब कौन किसको धोखा दे जाए, कौन किसके पीठ में खंजर मार दे। लेकिन ऐसा नहीं है। करीब पिछले 80-81 साल से ऐसी एक खुफिया एजेंसी, सीक्रेट सर्विस इस दुनिया में वजूद में है, काम कर रही है, और बाकायदा 5 देश इसके साथ जुड़े हैं। और ये 5 देशों की एक तरह से सीक्रेट सर्विस है, जिसमें वो दुनिया भर के बाकी देशों की जासूसी करते हैं, या फिर टेररिज्म, बाकी चीज़ों को लेकर। तो 5 देशों ने मिलकर अपनी जासूसी टीम बनाई। इसका नाम है 5 आइज़, 5 आँखें। क्यों बनाई, कैसे बनाई, इसका काम क्या है, ये मैं बाद में, इससे पहले चूंकि इस 5 आइज़ का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उस कहानी को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसी महीने की 11 सितंबर को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करती है। पाकिस्तान में उनको 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने थे। चूँकि अगले महीने T20 वर्ल्ड कप है UAE में, तो उसके लिए तमाम देश अलग अलग लेवल पे अपने T20 के मैचेस खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता किया, और न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस के लिए उससे पहले बेहतर मौका मिल जाता वर्ल्ड T20 से। तो न्यूजीलैंड की टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचती है। कुल 33 मेंबर थे इनमें, प्लेयर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, बाकी सब मिलाकर। 17, 19 और 21, 17, 19 एंड 21, ये 3 डेट को 3 वनडे मैच खेले जाने थे। और इसके बाद फिर 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में 5 T20 मैच खेले जाने थे। और फिर इस 5 अक्टूबर के बाद न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से सीधे UAE पहुंच जाना था, जहां वो वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेते। सब कुछ ठीक था। 11 सितंबर को न्यूजीलैंड टीम पहुंच गई। रावलपिंडी में उसने डेरा डाला, वहाँ के होटल में उनको रखा गया। ISI और बाकी जितनी उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज, सुरक्षा कर्मचारी न्यूजीलैंड की टीम की पुख्ता सुरक्षा कर रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम बाकायदा रावलपिंडी स्टेडियम में अपना प्रैक्टिस भी कर रही थी। सब कुछ ठीक था। 17 सितंबर को पहला T20 मैच, पहला वनडे मैच रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला जाना था। पाकिस्तान में ज़माने के बाद मैच हो रहे थे, बहुत कम टीम ट्रैवल करती है। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा 18 साल पहले लौटा दूं, आपको वापस ले चलूं, इसलिए कि 17 सितंबर को पहला वनडे था। न्यूजीलैंड की टीम ने 18 साल के बाद पाकिस्तान का ये दौरा किया था। इससे पहले 18 साल पहले वो 2002 में पाकिस्तान गई थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, और 2 में जब वो खेलने गई थी तब भी उसको बीच में दौरा छोड़ना पड़ा था। 2002 में न्यूजीलैंड की टीम कराची में थी मैच खेलने के लिए। जिस होटल में ठहरी हुई थी, उस होटल के बाहर एक बम ब्लास्ट होता है, और उसमें करीब 14 लोग मारे जाते हैं 2002 में, जिस होटल में न्यूजीलैंड की टीम ठहरी थी। इनमें से 11 फ्रेंच नेवल इंजीनियर थे,
और कुल 14 लोग मारे गए थे। इसके बाद न्यूजीलैंड बीच में अपना दौरा रद्द कर देती है और पाकिस्तान छोड़कर चली जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिन तक हालात ठीक रहते हैं। 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान पहुंचती है, इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, और लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर हमला हो जाता है। पहली बार दुनिया ने देखा था कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चॉपर उतरता है, हेलीकॉप्टर से प्लेयर्स को बाहर निकाला जाता है, फिर उनको एयरपोर्ट ले जाया जाता है, फिर उससे वो वापस अपने देश पहुंचते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा था 2009 में। इसके बाद से पाकिस्तान में ज़्यादातर टीमों ने जाने से इनकार कर दिया सिक्योरिटी रीज़न से। 2009 के बाद से अब तक 2021 तक बहुत कम टीमों ने दौरा किया। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, बस ये टीमें थी जो गई, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा धक्का भी लगा। तो 18 साल पुरानी उन यादों को भुलाते हुए न्यूजीलैंड की टीम 3 वनडे और 5 T20 खेलने के लिए 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचती है। रावलपिंडी में थी। 17 सितंबर को यानी कि फ्राइडे पहला वनडे मैच था। बाकायदा लाइव वाइव की तैयारी हो चुकी थी। पब्लिक जो है वो स्टेडियम तक पहुंच गई थी और कुछ देर बाकी थे टॉस होने में, लेकिन इधर पता चला कि न्यूजीलैंड की टीम अपने होटल से स्टेडियम पहुंची ही नहीं और वक्त बीतता जा रहा है। अब लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे कई चीज़ें थी, आपको याद होगा अभी इसी 10 सितंबर से 5वां टेस्ट मैच था हमारा इंडिया और इंग्लैंड का, और टेस्ट मैच के दिन पता चला कि ये 5वां टेस्ट मैच शायद एक दिन के लिए टल गया, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडियन टीम में कई ऐसे प्लेयर, कोच तो थे ही रवि शास्त्री, और कुछ और सपोर्टिंग स्टाफ वो पॉजिटिव पाए थे कोरोना से। तो अब ये एक डर लगा कि कहीं न्यूजीलैंड की टीम में कोई पॉजिटिव तो नहीं पाया है, इसलिए ये मैच डिले हो रहा है या शो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर एक ट्वीट आता, फिर बयान आते और पता चलता है कि आयन टॉस से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, और सुरक्षा कारणों से, कोरोना की वजह से नहीं। अब बात आई गई कि उसके बाद बहुत सारे हंगामे हुए। अब सवाल ये है कि क्यों, कौन सा ऐसा हमला होना था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने न्यूजीलैंड की टीम जो पिछले 6 दिन से पाकिस्तान में थी और मैच से कुछ घंटे पहले उन्होंने दौरा कैंसिल करने का फैसला किया। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वसीम खान। वसीम खान ने एक बयान दिया, फिर धीरे धीरे खबरें आई। तो कुल मिलाकर सारी कहानी जो आई वो ये थी कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पूरा इनपुट दिया कि सब सेफ है। रावलपिंडी लोकल पुलिस ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, सेफ है। न्यूजीलैंड की टीम पहुंची, उन्होंने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखा, उन्होंने भी कहा कि ठीक है। लेकिन ऐन मैच से पहले सब पलट गया। हुआ ये कि फ्राइडे की सुबह 3 बजे सुबह पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वसीम खान के पास मिस्टर रैग डेक्सन हैं, जो कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के, जो पाकिस्तान में थी। 3 बजे मिस्टर रैग वसीम खान को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अभी अभी न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका फ़ोन आया है और हमें कहा गया है कि आप मैच नहीं खेलेंगे और आपको फ़ौरन पाकिस्तान छोड़ना है, और छोड़ने से पहले आप कोई भी प्लेयर और सपोर्टिंग स्टाफ अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। ये बात सुबह 3 बजे की है। पीसीबी वसीम खान ने पूछा कि ऐसा कौन सा थ्रेट, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते। फ़ोन रख दिया गया। अब इसके बाद पीसीबी के ज़्यादातर अफसरों को फ़ोन खड़काया गया सुबह के 3 बज रहे हैं कि अचानक न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया है कि वो मैच जारी नहीं रख सकते, और सिक्योरिटी थ्रेट। एक एक कर जब फ़ोन करना शुरू किया, जैसे जैसे सुबह होता गया तो क्लियर होती गई चीज़ें। पता चला कि न्यूजीलैंड टीम के जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट, उन्होंने कहा कि उनके पास इनपुट है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर जैसे ही होटल से बाहर निकलेंगे स्टेडियम जाने के लिए, उनके ऊपर हमला होगा और वो एक टेररिस्ट अटैक होगा, और ये बिल्कुल पुख्ता इनपुट है, और इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब पूछा गया कि ये आपके पास इनपुट आए कहाँ से, क्योंकि जो टीम ट्रैवल करती है जिस भी कंट्री में, उस कंट्री के सिक्योरिटी इनपुट्स, उनकी खुफिया जानकारी
उनके ऊपर आपको रिलाई करना होता है, क्योंकि आप उन्हीं के भरोसे पे उस देश में जा रहे हैं। तो आईएसआई ने मना किया, लोकल पुलिस ने मना किया, लोकल इंटेलिजेंस ने मना किया कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड ने कहा कि है। अब उनसे पूछा क्या कि फिर आपके पास क्या है, कुछ डिटेल में बताइए। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का न्यूजीलैंड के फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप खतरा है, होटल से बाहर नहीं निकलेंगे और ये मैच नहीं होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके बाद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, एंड टॉस से पहले पब्लिक स्टेडियम तक पहुंच चुकी है, लाइव शुरू होने जा रहा, वैसे ही पाकिस्तान बदनाम है, टीमें आती नहीं है डर के मारे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी अडिग नहीं न्यूजीलैंड की। उन्होंने कहा हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट है और हम अपने खिलाड़ियों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए मैच नहीं होगा। तो वो कोशिश भी नाकाम हो गई। इसके बाद खैर दौरा कैंसिल ही हो गया। फिर अगले दिन सैटरडे को न्यूजीलैंड की टीम को बाकायदा ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे में रावलपिंडी के उनके होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया। 33 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट से इनको एक चार्टर्ड प्लेन में आबू धाबी भेजा गया। आबू धाबी से फिर वो लोग न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए और न्यूजीलैंड पहुंच गए। तो सैटरडे को वो पूरी टीम शनिवार को वहाँ से निकल गई। अब इसके बाद धीरे धीरे खबरें सामने आई कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को जाना पड़ा। तो पता चला कि जो न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया था, उनको ये बात उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप ये बताइए, और उनकी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो ये था कि 5 आइज़ ने इनपुट दिया है कि न्यूजीलैंड की टीम जैसी होटल से बाहर निकलेगी उसके ऊपर आतंकवादी हमला होगा, और 5 आइज़ के इनपुट का मतलब है कि हमें आंख बंद करके भरोसा करना। अब इसके बाद कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं रही और यही मैसेज कन्वे किया गया। अब यहाँ से पूरी दुनिया के सामने आया कि ये 5 आइज़ क्या है। तो क्या है बाद में बताऊँ, पहले आपको बताऊँ कि इसी 5 आइज़ ने किसी नेटवर्क के थ्रू अलग अलग अपने ज़रिए से ये पता लगाया कि न्यूजीलैंड की टीम खतरे में है। उनके 1-2 प्लेयर को पहले भी सोशल मीडिया पे जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस दौरे के शुरू होने से पहले और न्यूजीलैंड की टीम के रावलपिंडी पहुंचने से पहले रावलपिंडी पुलिस ने भी एक इनपुट दिया था कि न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर कोई हमला हो सकता है, और अफ़गानिस्तान में जो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए भी ये कहा गया था। अब उसके बाद ऐन 6 सितंबर मतलब 11 से लेके 6 दिन 17 दिन तक कोई इनपुट नहीं था, लेकिन 17 सितंबर की सुबह 2 से 3 के दरमियान 5 आइज़ ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि आप अपनी टीम को फ़ौरन बुला लीजिए, जान खतरे में है। और उसी के बाद उन्होंने आनन फानन में मैसेज दिया और इसीलिए टॉस से 5 मिनट पहले ये मैच रद्द हो गया और दौरा कैंसिल। अब ऐसी क्या चीज़ है इस 5 आइज़ में, क्या खासियत है कि एक देश की प्राइम मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनी, तमाम दलीलें दी गई। उसका ये कहना था कि 5 आइज़ ने कह दिया है, इसका मतलब है ये सच है, तो इसलिए अब मैच नहीं होगा। ये 5 आइज़ यानी 5 आँखें दुनिया के 5 देशों को मिलाकर बनाई गई एक जासूसी संस्था है। और कहते हैं कि दुनिया की शायद, क्योंकि अलग अलग देश इंडिविजुअल तो बहुत सारे हैं, मोसाद भी है, CIA भी है, सब अपने अपने ताकतवर हैं। रॉ है, MIG है, MI6 है, KGB है, बहुत सारे हैं। लेकिन 5 अलग अलग देशों को मिलाकर एक जासूसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यह इकलौता मामला है। और ये 5 देश हैं जिन्होंने मिलकर कहा कि हम एक साथ काम करेंगे इनपुट के लिए। अलग अलग भी इनकी अपनी एजेंसियां हैं, लेकिन ये 5 खास हैं और ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। ये 5 देश हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश हैं यानी 5 आइज़, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन्होंने मिलकर बनाया था 1941 में। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी चीज़ें चल रही थी, फिर धीरे धीरे कोल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेशक अमेरिका और ब्रिटेन ये रशिया के साथ आए थे, सोवियत संघ के, लेकिन फिर बाद में खटपट शुरू हुई। तो 5 आइज़ का असल में जो गठन हुआ था वो सोवियत संघ पे नज़र रखने के लिए हुआ था, और उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन बहुत करीब थे। तो शुरुआत की थी अमेरिका और ब्रिटेन ने इस 5 आइज़ को बनाने के लिए। इसके बाद कुछ वक्त के बाद फिर इसमें कनाडा को शामिल किया गया। तो पहले 2 आइज़ था,
अमेरिका एंड ब्रिटेन, क्योंकि इन दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे आपस में चीज़ें अदला बदली की। फिर कुछ वजह आई तो इन्होंने उसमें कनाडा को शामिल कर लिया, तो अब 3 आइज़ हो गई। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, 50s के दौर में इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लिया गया। दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों क्रिकेट खेलने वाले देश हैं। तो अब ये हो गए 5 देश और इसीलिए इसका नाम पड़ा 5 आइज़। हालांकि बाद में ये हुआ कि इस 5 आइज़ को कई बार, एक बार 6 आइज़ भी बनानी थी, इसमें फ्रांस को जोड़ना था, लेकिन वो बात हुई नहीं। फिर इसके बाद 9 आइज़ भी इसको बनाने की बात थी, लेकिन 9 आइज़ का मसला भी अटक गया। देन इसके बाद 14 आइज़ भी था, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन को शामिल करना था। इससे पहले जो 9 आइज़ थी उसमें डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे को शामिल करना था। बीच में ये भी आया था कि इसमें नॉर्थ कोरिया और भारत को भी शामिल किया जाना था, लेकिन ये सारी चीज़ें रह गई और कुल मिला के कोशिशें बहुत हुई, पर ये रही 5 आइज़। तो 5 आइज़ दरअसल 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड, इनको मिलाकर इनकी एक जासूसी संस्था है। और इसी 5 आइज़ को ये इनपुट मिला कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम पर हमला हो सकता है, और ये इनपुट मिला 17 सितंबर की सुबह पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से। और इसीलिए करीब 2:30 बजे, 2:45 बजे के आसपास न्यूजीलैंड के मेन जो सिक्योरिटी कंसल्ट हैं उनके पास कॉल आया, और 3 बजे उन्होंने फिर पीसीबी के जो सीईओ हैं उनको ये मैसेज दिया। 5 आइज़ पे इतना भरोसा है इन देशों को कि उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, और इसीलिए इन्होंने किया कि हम कैंसिल करते हैं दौरा। अब सवाल ये है कि 5 आइज़ ने पास में भी कुछ ऐसा किया होगा, या फिर ये क्या करते हैं। कायदे से इसकी जो पूरी इतिहास है वो ये है कि 5 आइज़ में है तो 5 देश, लेकिन ज़्यादातर इनपुट इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, या फिर ब्रिटेन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इसमें बहुत कम रोल होता है, लेकिन इन देशों के भी इनपुट इनको मिलते रहते हैं। 5 आइज़ ने बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया, बड़ी सारी जासूसी भी की अलग अलग देश के राष्ट्र अध्यक्षों की। चार्ली चैपलिन का किस्सा सुनाया था आपको इसी क्राइम तक की कहानी में। चार्ली चैपलिन, एक वक्त था जब पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं था। एक धाक थी चार्ली चैपलिन की, और जिस तरीके से वो एक बिना बोले हुए अदाकारी के ज़रिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए दुनिया को हंसाया और उस बीच बीच में मैसेज दिया, वो अनोखा था। तो चार्ली चैपलिन दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार, लेकिन फिर बीच में उनकी कुछ ऐसी फिल्में आई जो कम्युनिज़्म को एक तरह से बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया ब्रिटेन ने, चूँकि चार्ली चैपलिन ओरिजिनली ब्रिटेन से थे, बाद में अमेरिका चले गए थे। तो चार्ली चैपलिन की कुछ फिल्मों और उनकी कहानियों से ब्रिटेन को गुस्सा आया। उसने लगा कि शायद ये सोवियत संघ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और इसी के बाद चूँकि ये 5 आइज़ बनी हुई थी, तो 5 आइज़ में इधर MI5 और उधर FBI, अमेरिकी जो फेडरल एजेंसी है, इन्होंने मिलकर चार्ली चैपलिन के ख़िलाफ़ पूरा एक ऑपरेशन चलाया था, और चार्ली चैपलिन के फ़ोन कॉल से लेके उनके हर एक मूवमेंट, सब चीज़ पे नज़र रखी। और चार्ली चैपलिन की कहते हैं कई बरसों तक जासूसी की। बाद में फिर चार्ली चैपलिन इसलिए अमेरिका से भी निकल गए, किसी और देश में पहुंच गए थे। तो 5 आइज़ का चार्ली चैपलिन के ख़िलाफ़ चलाया गया मुहिम, ऑपरेशन, इनकी बहुत बड़ी एक वो माना जाता है। दूसरे एक और महान हस्ती नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में रंगभेद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वाले, बरसों जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में उससे पहले ब्रिटिश राज हुआ करता था, ब्रिटेन की बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो ब्रिटेन को हमेशा लगता था कि नेल्सन मंडेला कहीं, चूँकि गोरे और काले के बीच में की सारी लड़ाई चल रही थी, तो मंडेला की हरकतों पे नज़र रखने के लिए भी 5 आइज़ का इस्तेमाल हुआ, और इसमें ब्रिटेन का ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ब्रिटेन और फिर उसके बाद अमेरिकी की CIA, इन लोगों ने मिल के नेल्सन मंडेला के ऊपर पूरी नज़र रखी, फ़ोन कॉल, सब कुछ ये रखा। 1962 में मंडेला को फिर गिरफ्तार करने के बाद लोकल अथॉरिटी को इसी 5 आइज़ ने सौंपा था। आयतुल्ला खुमैनी, ईरान के धार्मिक गुरु नेता, इनके बारे में भी है कि ये बाद में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, कि 5 आइज़ ने आयतुल्ला खुमैनी की भी पूरी तरह से जासूसी की थी,
और इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे दबाना चाहता था और खुमैनी झुक नहीं रहे थे। तो अमेरिका ने फाइव आइज़ की मदद ली, उनके हर हरकतों को, चाहे वो फिर बाकी चीज़ें हों, बॉम्ब से लेके या फिर ईरान का क्या कुछ आगे चल रहा है, तो आयतुल्लाह खुमैनी को दबाने और कमज़ोर करने के लिए भी कहते हैं कि फाइव आइज़ का इस्तेमाल किया गया था। जर्मन की चांसलर थी एंजेला मार्केल्स, इनकी भी कुछ पॉलिसी से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों नाराज़ थे और कहते हैं कि 2005 में फाइव आइज़ ने इनकी भी ज़बरदस्त जासूसी की थी। इसके अलावा एक और नाम प्रिंसेस डायना, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना, जिनको पूरी खूबसूरती के लिए दुनिया जानती है, उनकी भी कहानी सुनाई आपको। तो डायना के चूँकि शाही परिवार ब्रिटेन की उनसे रिश्ता था, लेकिन फिर में वो बाद में वो अलग हुई, तो उसको लेके ब्रिटेन को अपनी बहुत सारी चीज़ें लगती थी कि पता नहीं वो क्या क्या उगल देंगी, क्या राज फाश कर देंगी। तो कहते हैं कि डायना प्रिंसेस की भी जासूसी करने के लिए इसी फाइव आइज़ का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था और लंबे वक्त तक इनकी जासूसी की गई थी। तो ये फाइव आइज़ के कुछ कहानियाँ थी, किस्से थे जो उन्होंने काम किया। 9/11 से पहले यानी कि 2001 से पहले तक फाइव आइज़ कहते हैं कि लगभग एक तरह से बेकार हो चुका था, मुर्दा हो चुका था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि अमेरिका अपने बलबूते पे CIA के ज़रिए अपना काम कर रहा था, ब्रिटेन अपना जो है वो MI5 MI6 के ज़रिए अपना काम कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये तमाम आतंकवाद और बाकी चीज़ों से दूर रहने वाले शरीफ देश, तो इनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। तो एक तरह से ये 1941 में जब बना था फाइव आइज़, उसके बाद से धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ता जा रहा था। बीच बीच में जो आपको बताया ये कैरेक्टर थे, इनकी जासूसी ज़रूर होती थी। लेकिन 9/11 जब हुआ, इसके बाद फिर अमेरिका को लगा कि ये आतंकवाद एक पूरी दुनिया का मसला है। उसने कहा कि फिर फाइव आइज़ को हमें मजबूत बनाना चाहिए। 9/11 के बाद फाइव आइज़ को दोबारा ज़िंदा किया गया, एक तरह से दोबारा इसको ताकत बख्शी गई। फिर इसकी लगातार मीटिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब ये है कि इस फाइव आइज़ को 9 आइज़ 14 आइज़ इस तरीके से, मतलब बाकी देशों को इसमें शामिल किया जा सके, ये कोशिश चल रही है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द करने के पीछे जो वजह थी वो फाइव आइज़ के सिर्फ एक इनपुट थी, वो ये कि होटल के बाहर निकलोगे तो आतंकवादी हमला होगा और खिलाड़ियों की जान जा सकती है। और इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ने से पहले होटल्स के कमरे से एक भी खिलाड़ी बाहर नहीं निकला। जब निकला तो भारी सुरक्षा के बीच सीधे उनको एयरपोर्ट ले जाया गया और फिर एयरपोर्ट से अबू धाबी होते हुए न्यूजीलैंड पहुंच गए। तो ये थी कहानी फाइव आइज़ श्रीलंका वो पाकिस्तान के दौरे से न्यूजीलैंड के जाने की। जब न्यूजीलैंड की टीम चली गई तो अब पाकिस्तान को लगा कि ये सारे सैटेलाइट राइट्स और बाकी चीज़ें हैं, नुकसान तो पैसों का भी होगा। तो उन्होंने फिर बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम से बात की कि ये जो शेड्यूल बना हुआ है आप आकर खेल लो, लेकिन इतनी जल्दी वो लोग भी तैयार नहीं थे। तो बांग्लादेश ने भी मना कर दिया, श्रीलंका ने भी मना कर दिया। तब कुल मिलाकर ये दौरा पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले मैंने आपको बताया था मैं फ्राइडे से बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों का बीच में बर्थडे भी था और मैं उसको देख नहीं पाया था। तो कुछ के बिलेटेड, कुछ के बाकी चीज़ें नोट हैं। तमन्ना शर्मा हैं, प्रीतम निर्मल जी ने भेजा है, ये इनके पिता हैं, इनका बर्थडे है। तो तमन्ना हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें। सैयद साले हैं, 18 सितंबर को इनका बर्थडे था, सैयद सलमान साहब ने भेजा है। तो साले साहब हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। विकास सिंह पालूदा हैं, ये नाला सुपारा मुंबई से हैं, इनका जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे, इनका जन्मदिन आज ही है विकास सिंह पालूदा। और इनके चाचा जो हैं राम सिंह पालूदा, इन्होंने मलेशिया से ये रिक्वेस्ट की थी और क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। तो थैंक यू राम सिंह जी एंड हैप्पी बर्थडे विकास सिंह। इसके अलावा अल्फासा, इनका 17 सितंबर को बर्थडे था, जन्मदिन था। तो हैप्पी बर्थडे अल्फासा अब्दुल कादिर या कदीर, जो इनके शौहर हैं उन्होंने भेजा। अंकुर वाजपेयी हैं, 17 सितंबर को इनका भी जन्मदिन था, तो अंकुर हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा पल्लव एंड पल्लवी, ये दोनों ट्विन्स हैं, भाई बहन हैं। 17 सितंबर को इन दोनों का बर्थडे था, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक US में है। तो लेट से ही बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, लेकिन पल्लव एंड पल्लवी आप दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा NM शेख हैं, ये 2 रानी का इन्होंने नाम भेजा, भूल रहा हूँ, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। दीपांकर रॉय हैं और मौसमी विश्वास, ये इरशाद सिकदर, एक बांग्लादेश के टेररिस्ट, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा
कुशगारा और आयुषी हैं, ये एलिजाबेथ फ्रिट्स की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ आयुषी जी और कुशगारा साहब। विवेक सागर हैं, ये दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनना चाहते हैं। उत्कर्ष कुमावत हैं, ये दिनेश एमएन जो आईपीएस अफसर हैं, ये जेल में भी रहे थे गुजरात में, अब वापस लौट आए, इनकी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं मिला हूँ दिनेश एमएन से और कभी मैं ज़रूर आपको कहानी सुनाता हूँ। इसके अलावा दीप्ति वर्मा हैं वडोदरा से, अमोल कार्ड हैं, संकेत विश्वास राव हैं, और ये डैनियल वॉलेट तिहाड़ जेल से 1963 में भागे थे, वॉलकॉट, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ आपको संकेत साहब। अमित सूर्यवंशी हैं। इसके अलावा नागेंद्र शाह हैं नेपाल से, और ये वहाँ के राजशाही परिवार के शायद मास्केर की कहानी सुनना चाहते हैं, और नागेंद्र साहब वो मैंने कहानी सुनाई है, इसी कहानी तक के एपिसोड में मिलेगी। दीपम गुप्ता हैं। इसके अलावा अमित उपाध्याय हैं और हरदीप उपाध्याय 12 साल की इनकी बेटी हैं, कहानियाँ सुनती हैं। तो अमित भाई एंड हरदीप उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, इसी तरह अपने मेल भेजते रहें, कहानी की फरमाइश करते रहें, सभी की बारी बारी से मैं कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। आज अब कहानी में इतना ही, अब आप मुलाकात होगी आपसे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।